हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों चलते हैं आगे। और आप भी आ गए, हम भी आ गए। करते हैं शुरुआत आज के लेक्चर की। चल क्या रहा है? चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 ट्वेल्थ का ये चैप्टर है, आप लोगों को पता है। और जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं वो सभी जानते हैं, जो नीट के लिए और जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो नए हैं आज, वो भी हमसे जुड़े, सब्सक्राइब करें चैनल को और प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लें। अगर आप लोग कहीं पे भी कोचिंग कर रहे हैं, फिर भी आप यहाँ पे आके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर चैप्टर में 100 क्वेश्चन कराए जाते हैं। पिछले 4 चैप्टर ट्वेल्थ के हम खत्म कर चुके हैं और ये 5th चैप्टर हम कर रहे हैं और 15 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्या क्या सवाल आपको दिया हुआ है, किस तरह से उसको सॉल्व करना है, मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ। पहले आप लोगों को याद दिलाता हूँ कि आपने कंसेप्ट अपने क्लास में पढ़ा है और फॉर्मूला पढ़ा है, तो वो फॉर्मूला बताया जाएगा और फिर उसके बाद क्वेश्चन कराया जाता है। आप कोशिश कीजिए कि कॉपी पेन साथ में लेके बैठेंगे ही, और कोशिश कीजिए कि वीडियो को पॉज करके पहले खुद से क्वेश्चन को करना है, फिर आंसर इसमें चेक करना है। ठीक है, चलो खैर शुरू करते हैं। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच मैग्नेट इज। ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये एट नहीं है। तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पी है, ये पी, तो ये पी छूट गया यहाँ पे। एट तो ठीक है ये, लेकिन यहाँ पे पी छोड़ दिया है, तो ये एट तो ठीक है। ये एट के बाद यहाँ पे पी है, पी पॉइंट। तो पी पॉइंट पर हमको कैलकुलेशन करनी है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ दी है मैग्नेट की 3 एम्पियर मीटर। ठीक है, अब मैं पहले थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूं कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे आप कैलकुलेट करते थे, क्या इसका फॉर्मूला था, फिर उसके बाद यहां पे कैलकुलेशन करेंगे। देखो पहले आप याद करो जरा थोड़ा कि आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक डाइपोल है, पहला पॉइंट मैग्नेटिक डाइपोल, बार बार इसका जिक्र हुआ है, जिस डिवाइस में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। अब आप कहोगे सर मैग्नेट में ही होते हैं, नहीं, सोलेनॉइड में भी होते हैं जब उसमें करंट चलता है, कॉइल में भी होते हैं जब उसमें करंट चलता है। तो जिसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल एग्जिस्ट करते हैं, होते हैं, वहां पे होता है आपका, उसी को कहते हैं हम मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये है एक मैग्नेटिक डाइपोल, ये है इसका सेंटर। अब ये एक मैग्नेट है, उसको भी आप मैग्नेटिक डाइपोल कह सकते हो, जिसमें भी नॉर्थ और साउथ होगा। ये है इसका सेंटर। सेंटर से आर डिस्टेंस पे, यहां अगर आपसे इसकी एक्सिस पे यहां पे फील्ड पूछा जाए, तो फील्ड कितना होता है और किस डायरेक्शन में होता है, दोनों बातें याद रखनी है। तो फील्ड कितना होता है भाई, तो ये फील्ड होता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m/r³। ऐसा फॉर्मूला कहीं और भी पढ़ा है, कहाँ? इलेक्ट्रिक डाइपोल में। इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पर भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला था, बस वहां पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह क्या होता था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह होता था वहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2m की जगह होता था 2p/r³। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला किसी भी डाइपोल की एक्सिस पर, कैसा डाइपोल होता है वो, छोटा डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल। तो ये शॉर्ट डाइपोल मैंने मान लिया, और उससे सेंटर से आर डिस्टेंस पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना। मैं यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊंगा, यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा। अच्छा, इसमें एक चीज और सीखी थी हमने क्लासरूम में, आपको सर ने जरूर ये भी बताया होगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन देखते हैं, मतलब इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखते हैं। वो होती है साउथ से नॉर्थ।
तो वो होती है साउथ से नॉर्थ, एम की डायरेक्शन। जो एम की डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक डाइपोल के डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, वही इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है आपकी, जिधर एम है, तो इसी तरफ है। तो ये याद रखना, आप खुद से डिसाइड करो। मैग्नेटिक डाइपोल आपको दिया हुआ होगा तो वहां पे खुद से डिसाइड कीजिए कि यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन किधर है, उसी से डिसाइड हो जाएगा फील्ड की डायरेक्शन किधर है। तो चलो बस ये तो हो गया आपका कंसेप्ट जो आपको यूज करना है। जिसको याद था बहुत अच्छी बात है, जिसको याद नहीं था उसे लिख लो, इस फॉर्मूले को लिख लिया। चलो अब जरा सवाल पे आते हैं। सवाल सुनो, ये देखो नॉर्थ साउथ। पहले तो इस मैग्नेट की, ये मैग्नेट दे रखी है, नॉर्थ साउथ को देख के ये पता चल रहा है कि इस तरफ इसका मैग्नेटिक मोमेंट है m1, साउथ से नॉर्थ की तरफ। इस वाली मैग्नेट का इस तरफ है, साउथ से नॉर्थ की तरफ m2। अगर मैं इन m1 और m2 को निकाल लूं तो m1 की वैल्यू, तो याद करो मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता था, तो वो होता था दोनों में से एक पोल की पोल स्ट्रेंथ और इनटू में दोनों पोल्स के बीच का गैप। पोल स्ट्रेंथ कितनी है यहाँ पे, तो पोल स्ट्रेंथ दे रखी है 3, इनटू में इनके बीच का गैप कितना है 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2, तो 6 इंटू 10 की पावर -2, डेट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यूनिट क्या होती थी इसकी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। पोल स्ट्रेंथ की होती है एम्पियर मीटर, इनटू में गैप है, एक और मीटर आ जाएगा, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये पोल स्ट्रेंथ आ गई पहली मैग्नेट की। सेम दूसरी मैग्नेट की भी यही है, क्योंकि मैग्नेट तो ये भी यही है, वही डिस्टेंस, दोनों पोल्स के बीच का गैप वही 2 सेंटीमीटर है, पोल्स भी सेम स्ट्रेंथ के हैं, तो m2 भी सेम आएगा। तो m1 आया 6 इंटू 10 टू द पावर -2 और m2 आया 6 इंटू 10 टू द पावर -2, दोनों सेम आए। अब ठीक है, अब P पॉइंट पे आ जाओ। आपको P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो अब यहां पर ये जो मैग्नेट है ये वाली, इससे सेंटर से r डिस्टेंस पर फील्ड कितना होगा, किस तरफ होगा, ये साउथ ये नॉर्थ, इधर है m, इसका m1, इधर ही होगा इसका फील्ड b1 कर लो, कितना होगा। अच्छा देखो, मैंने अभी आपको फॉर्मूला जो बताया है कि शॉर्ट डाइपोल के लिए फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, μ0 अपॉन में 4 पाई 2m/r3। r है सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, लेकिन ये तब होता है जब डाइपोल की लेंथ इस r से बहुत छोटी है। मान लो ये डाइपोल की लेंथ यहां से यहां तक है, l है, और वो r से बहुत छोटी हो, तब चले। अच्छा यहां पे ध्यान दो, क्या ये फॉर्मूला यहां पे लग पा रहा है, तो मेरे ख्याल से नहीं। क्यों, क्योंकि ये डाइपोल इतना छोटा नहीं है। भाई छोटा कैसे होता है, जैसे डाइपोल की लेंथ यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 2 सेंटीमीटर है, और r की वैल्यू मान लीजिए 2 मीटर है। तो देखो 2 सेंटीमीटर 2 मीटर से बहुत छोटा है, 2 सेंटीमीटर 2 मीटर से बहुत छोटा है, तो वहां पे तो ये लग जाएगा, वहां पे तो ये लग जाएगा, ये 2 मीटर की जगह 1 मीटर भी होता तो भी लग जाता है ये फॉर्मूला अप्रोक्स में। लेकिन अगर ये r कितनी देर की, यहां से यहां तक सेंटर से लेके, अगर इसको देखो यहां से, तो यहां से लेके और यहां तक की ये डिस्टेंस, क्योंकि ये है 4 ये है 2, तो टोटल r हो गई 6 सेंटीमीटर।
तो आर की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर। क्या 6 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर बहुत छोटा है? नहीं है। तो वहां पे ये फॉर्मूला काम नहीं कर पाता। अब ये फॉर्मूला जब बनाया जाता है तो ये मान के बनाया जाता है कि डाइपोल छोटा है, लेकिन अगर डाइपोल छोटा ना हो तो तब ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है। मतलब इस फॉर्मूले को मैं दोबारा लिख रहा हूं, यहां पे जो B1 की वैल्यू है वो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और इधर आ जाएगा 2m, और यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है r, और अपॉन में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये था फॉर्मूला एक्चुअल में। फॉर्मूला जब आप इसका डेरिवेशन करते हैं फॉर्मूला होता है ये, लेकिन इससे ये बना दिया जाता है। ये कब बनता है? जब एल की वैल्यू आर से बहुत छोटी हो, तो एल स्क्वायर आर स्क्वायर से और भी छोटा हो जाएगा, तो एल स्क्वायर को हम यहां पे नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे ही ये नेग्लेक्ट होता है तो यहां r की पावर 4 बच जाती है नीचे, और ऊपर r की पावर 1, r की पावर 4 से 1 कटती है तो नीचे r क्यूब रह जाता है, तो ये फॉर्मूला आ जाता है। तो बेसिकली इसी से ये फॉर्मूला आया है। तो ये हमारा वो फॉर्मूला है जो हर जगह चलेगा। इससे ये बनाया गया ये वो फॉर्मूला है, सिर्फ शॉर्ट डाइपोल के लिए चलेगा। तो ये पहचान आपको करनी है, ये आपकी समझदारी है कि ये पहचान आपको करनी है कि यहाँ शॉर्ट डाइपोल है या मतलब डाइपोल बहुत छोटा है, डिस्टेंस बड़ी है, तो फिर तो ये फॉर्मूला लगाओ। और लेकिन डाइपोल का साइज ठीक है, डिस्टेंस कम है क्योंकि, तो डाइपोल का साइज ठीक है, तो वहां भी फॉर्मूला फिर ये लगाओ। तो ठीक है, मैं ये लगाने वाला हूं। अब मैं यहां पे ये फॉर्मूला लगाने वाला हूं। चलो पहले इस वाली साउथ से नॉर्थ की तरफ इस वाली मैग्नेट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं B1। चलो B1 की वैल्यू निकालो, इस तरफ होगा साउथ से नॉर्थ की तरफ। B1 की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और 2m r अपॉन में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। इसे थोड़ा सॉल्व कर लो, ये B1 की वैल्यू आ जाएगी। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर माइनस 7 हो गया, 2m की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू आर हो गई सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस। ये 4 है, ये 2 है, ये 2 सॉरी ये 4 है, ये 2 नहीं, ये 1 है, आधी है ना, ये तो अभी हो जाती गड़बड़। ये आधी है क्योंकि पूरी 2 है, हमें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेनी है, हमें यहाँ से लेके और यहाँ तक की लेनी है। ठीक है, ये एल भी यहाँ से लेके यहाँ तक की होती है। देखो ऐसे होता है ना कि जैसे ये यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ से यहाँ तक एल है, फिर इधर से इधर भी एल है, तो टोटल हो जाती है ये 2L। तो यहाँ से एल डिस्टेंस, एल की वैल्यू तो 1 है, एल की वैल्यू तो 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेके सीधे यहाँ तक 5 है, तो ये हो गया आपका आर की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर। उठा के यहाँ रख दो, तो 2m की वैल्यू हो गई 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2, रख दिया सही। आर हो गया 5 सेंटीमीटर 10 की पावर माइनस 2, इसे भी कर लो, अपॉन में आर स्क्वायर, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एल कितना था ये, तो एल था 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया जी आपका, और फिर पूरे का स्क्वायर कंप्लीट 10 टू द पावर माइनस 7, ऊपर बन गया 5 इंटू 2 10 इंटू 6 60, तो 60 इंटू 10 की पावर माइनस 4 अपॉन में नीचे चेक करो जरा, तो नीचे 10 की पावर ये 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25, और माइनस में 1, तो 25 माइनस 1 हो गया 24 इंटू 10 की पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर। चेक करना जरा यही है क्या, क्योंकि यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 4 यहाँ से आएगा, 10 की पावर माइनस 4 कॉमन आके 25 माइनस 1 24 बच जाएगा, 10 की पावर माइनस 4
और पूरे का होल स्क्वायर है ये रहा पूरे का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 10⁻⁻7 इंटू में 60 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन में 24 इंटू 24 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर करेंगे -8। ठीक है जी। अगर हम इससे इसको काटें 10⁻⁻8 तो -1 बची, यहाँ काटे तो पावर -3 बची, -1 को काट दे तो ये बची 60 इंटू में 10⁻⁻3 अपॉन में 24 इंटू 24। आप इसको 12 से काट सकते हो, 5 12 से काटा 2, ये आ गया 5/48 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला। लो जी, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, और किस तरफ है, इस तरफ है। चलो, क्या इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, वही r डिस्टेंस है, उसी तरीके की मैग्नेट है, तो सेम यही फॉर्मूला इस मतलब यही मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ ऊपर की तरफ बनेगा, सॉरी ऊपर की तरफ, साउथ से नॉर्थ बनेगा तो ऊपर की तरफ बनेगा इधर। तो P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ है B1, इस तरफ है B2, और B1 की वैल्यू यही है और B2 की वैल्यू भी यही है, दोनों सेम है। तो इस वैल्यू को मैं x मान लूं तो B1 की वैल्यू भी x है, B2 की वैल्यू भी x है। अब यहां पर जो नेट फील्ड होगा P पर, इन दोनों वेक्टर का वेक्टर सम होगा, इधर होगा, तो इन दोनों वेक्टर का वेक्टर सम होगा B नेट। तो B नेट की वैल्यू जब यहां से निकालने जाओगे तो B नेट इक्वल्स टू अंडर रूट में, आपको पता है दो वेक्टर जब 90 डिग्री पर होते हैं तो क्या होता है, तो पहले वेक्टर B1 का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का, और 2B1 B2 cos 90। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो B1 का स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाएगा अंडर रूट में 2x। अंडर रूट 2 x की वैल्यू उठा के ये रख दो, 5 अपॉन में 48 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला, दैट इज B नेट। ये है आपका नेट फील्ड। इन दोनों की वजह से इस P पॉइंट पर कितना फील्ड है, याद रखना मैंने जो आपको डिफरेंस बताया है, क्या डिफरेंस, कि अगर छोटी डाइपोल है तो उसकी एक्सिस पे कितना फील्ड होता है, क्या फॉर्मूला लेना है, और अगर डाइपोल छोटा ना हो, डाइपोल का साइज ठीक है, तो उस केस में आपको क्या फॉर्मूला लेना है। तो हमने वो दोनों चीजें डिस्कस की हैं, बढ़िया तरीके से डिस्कस की हैं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को लगाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लिया मैंने। क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ए बार मैग्नेट हैज, पॉज करके पढ़ा करो पहले क्वेश्चन को, खुद से पढ़ा करो, खुद से ट्राई किया करो, फिर वीडियो आगे बढ़ा के उसका आंसर देखा करो। आंसर मैच हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो वीडियो में उसका सॉल्यूशन समझा करो, ठीक है। इस तरह से प्रैक्टिस करो और साथ में बैठ के किया करो, वीडियो इधर चलती रहे उधर आपका पेन चलता रहे, समझे। चलो, ए बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक मोमेंट 6 जूल per Tesla and placed in a magnetic field of 2 Tesla. Okay. Calculate work done to form stable equilibrium to unstable equilibrium. Find work done to rotate 60 degree from equilibrium position in clockwise direction. Okay. देखो जी, एक बार मैग्नेट है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो रखी हुई है। कैलकुलेट करना है वर्क डन फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल। तो पहले मैं आपको याद दिला दूं, ये है मान लीजिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ये रखी है इसके अंदर बार मैग्नेट, ठीक है, इधर साउथ इधर नॉर्थ, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ हो गया इसका m की डायरेक्शन, इसका मैग्नेटिक मोमेंट। ये जो m की डायरेक्शन है, m और b की डायरेक्शन एकदम पैरेलल है, मतलब दोनों m और b के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। और जब m और b के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है तो उसको कहते हैं हम इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको बोलते हैं
इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो फिलहाल ये मैग्नेट इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। और कौन सा इक्विलिब्रियम कहा जाता है? ये स्टेबल। स्टेबल जब भी मैग्नेट, या ये कह लीजिए मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक मोमेंट m और फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक डायरेक्शन में है, मतलब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री पैरेलल है आपस में, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है मैग्नेटिक डाइपोल के लिए। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेकिन अगर यही थीटा 180 डिग्री हुआ, मतलब ये तो m और b के बीच का एंगल, इधर तो b है और इधर ही m है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दें, मतलब नॉर्थ इधर आ जाए, साउथ इधर आ जाए, तो m तो हो जाएगा इधर। अगर इस तरह से हो गया कि नॉर्थ इधर आ जाए, साउथ इधर आ जाए, तो ये m इधर हो जाएगा और b इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल जो है ये थीटा, ये 180 डिग्री का होगा। उसे भी इक्विलिब्रियम ही कहते हैं, लेकिन वो होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पहले मैंने थोड़ा सा याद दिला दिया आपको कि उसमें क्लासरूम में आपने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, मैंने याद दिला दिया। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, सब सही दिखाई दे रहा है? चलिए, वेरी गुड। अब जरा बात करते हैं, इसे मैं हटा देता हूं, ये तो आपको पता ही था। अब बात करते हैं, इन्होंने कहा है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया है। ओके, एम की वैल्यू दे रखी है 6 जूल पर टेस्ला। ठीक है, तो अब यहां से हमें कैलकुलेशन करनी है। मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है B 2 टेस्ला, ये दे रखा। कैलकुलेट वर्क डन फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल। अगर हम मैग्नेट को स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में घुमाएं तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, यही तो पूछा है। तो वर्क का पहले मैं फॉर्मूला याद दिला देता हूँ। जब हम किसी मैग्नेट को या मैग्नेटिक डाइपोल को θ1 से θ2 पे घुमाते हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ता है। अगर हम θ1 एंगल से θ2 एंगल तक घुमाते हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ता है? तो हमें वर्क करना पड़ता है mb cos θ1 माइनस cos θ2। हमें ये वर्क करना पड़ता है। m है हमारे पास 6, b की वैल्यू 2, cos θ1 क्या था हमारा? 0 डिग्री। स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा होता है 0 डिग्री और अनस्टेबल में कितना होता है? 180 डिग्री। तो θ2 हो गया 180 डिग्री। तो cos 0 माइनस cos 180 डिग्री 12, cos 0 की वैल्यू 1, cos 180 की वैल्यू -1, 12, 1 प्लस 1, 12 इंटू 2 तो 24 जूल। यही है हमारा वर्क। स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लेके जाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, घुमाने में कितना। तो याद रखो कि ये तो फॉर्मूला ही है। ये मैग्नेटिक डाइपोल को θ1 से θ2 तक घुमाने में हमारा किया हुआ वर्क, हम कौन है? हम एक्सटर्नल एजेंट है, बाहर से उसको पकड़ के घुमा रहे हैं, तो हमारा किया हुआ वर्क का फॉर्मूला होता है। तो 24 जूल आ गया। ठीक है, इसके बाद कहा इसने ऑल्सो फाइंड वर्क डन टू रोटेट 60 डिग्री फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब एक और सवाल पूछ लिया यहाँ पे कि अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज मतलब, तो क्लॉकवाइज घुमाओगे तो थीटा नेगेटिव में होता है, माइनस में, तो -60 हो जाएगा। तो ठीक है, लेकिन आप एक पॉइंट याद रखो, थीटा आप ना जैसे मैग्नेट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे या क्लॉकवाइज घुमाओगे, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे या क्लॉकवाइज घुमाओगे उससे फर्क नहीं पड़ना है वर्क पे। W का फॉर्मूला ऐसा है, इसमें cos θ, cos θ1, cos θ2 आ रहे हैं,
तो θ1 चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ, वर्क दोनों में सेम है। तो इस वर्ड से फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन फिर भी नहीं सर हम कंफ्यूज रहे या मेरे याद ना रहे, तो कोई बात नहीं। जब मैग्नेट इस तरह से है, बी भी इस तरह से है, एम भी इस तरह से, उसका मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, बी भी इधर है, दोनों पैरेलल हैं, 0 डिग्री का एंगल है। और जब आप उसे आपकी तरफ से देखूं तो इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाया 60, तो क्लॉकवाइज एंगल मेजर होता है नेगेटिव में और एंटी क्लॉकवाइज होता है पॉजिटिव में। तो हम θ1 को कह सकते हैं 0 डिग्री, ठीक है, और θ2 को कहते हैं माइनस का 60 डिग्री। अब देखो माइनस में भी रखोगे फिर भी आंसर वही आएगा, चाहे आप इसे θ2 को +60 रख लो, -60 रख लो, आंसर सेम है, ठीक। लेकिन ये बात ना भी याद रहे तो आप अपनी तरफ से मैथमेटिकली करेक्ट रहो भाई। अगर उसने कहा है कि क्लॉकवाइज घुमाना है तो आप अपनी तरफ से थीटा की वैल्यू नेगेटिव में रखो तो रखो। तो W अगर यहाँ से कैलकुलेट किया जाए तो वो आएगा एम की वैल्यू 6, B 2 cos θ1 cos 0 डिग्री माइनस cos θ2 तो cos -60 डिग्री। अब मैंने तो, अगर मुझे ये नॉलेज नहीं थी, मुझे ये नहीं पता था कि चाहे मैं +60 रख दूं चाहे -60 रख दूं आंसर सेम आएगा, तो मैं तो क्वेश्चन को देख के डिसाइड करूंगा ना। आप लोग क्वेश्चन को देख के डिसाइड करोगे। क्वेश्चन में कहा है कि क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज एंगल निगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है। तो इस हिसाब से 12 cos 0 की वैल्यू 1, और याद रखो माइनस अंदर अगर cos के आ जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसको प्लस बना देता है। मतलब एक ये साइड में लिख देता हूं मैं छोटा सा, cos के अंदर अगर -θ आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसको cos θ ही कर देगा। एक तरीके से कहो तो cos माइनस को खा जाता है, खत्म। तो ये माइनस इसमें से खत्म हो जाएगा। तो माइनस में cos 60 प्लस में cos 60, ये अंदर वाला माइनस खत्म हो गया। देखो बाहर वाला माइनस तो रहेगा, वो तो बाहर है, अंदर वाला माइनस खत्म। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 12 1 - 1/2 तो बचा ये आपका 1/2। cos 60 की वैल्यू 1/2 रख दी, इससे इसको काटा तो 6 जूल, तो ये वर्क आ गया आपका 6 जूल। देख लो ये वर्क आ चुका है आपका 6 जूल। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल आसान। चलो अगला सवाल लगाता हूं। चलिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 17, थ्योरेटिकल, काफी फेमस और लॉजिकल सा क्वेश्चन है। शायद आपने क्लासरूम में पढ़ भी लिया हो, सर ने बताया हो। चलो देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है भाई, 2 आइडेंटिकल लुकिंग आयरन बार्स A and B आर गिवन। ठीक है, 2 आयरन बार हमको दी हुई हैं, एक का नाम है A, दूसरी का नाम है B। ओके, फिर इन्होंने बोला वन ऑफ विच इज डेफिनेटली नॉन टू मैग्नेटाइज्ड। इन दोनों में से एक मैग्नेटाइज्ड है, मतलब एक मैग्नेट है और एक सिंपल आयरन की बार है। मतलब एक आयरन की बार, इन दोनों, ये दोनों आयरन से बनी है, लेकिन इनमें से एक मैग्नेटाइज्ड है, मतलब एक तो मैग्नेट है और दूसरी नॉन मैग्नेट है, वो मैग्नेट नहीं है, ऐसा इन्होंने बोला। ठीक है, वी डू नो विच वन। अच्छा, हाउ वुड वन ascertain whether or not both are magnetized? ओके, पहला सवाल तो यहाँ पे ये है, if and only if one is magnetized how does ascertain which one? ठीक है ठीक है ठीक है। देखो इन्होंने 2 सवाल पूछे हैं इसमें। पहले तो ये पूछा है, पहले तो ये पता लगाओ कि 2 आयरन बार है अगर, तो वो दोनों आयरन बार मैग्नेटाइज हैं या नहीं है। तो देखो इसमें क्या क्या केस बन सकते हैं। अगर ये दोनों, पहले मैं मान लेता हूं ये दोनों की दोनों नॉन मैग्नेटाइज्ड है, ना तो ये मैग्नेट है ना ये मैग्नेट है। तो अगर इन दोनों को, मतलब सवाल कुछ ऐसे करना है आपको कि इन दोनों के अलावा आपके पास कुछ नहीं है,
आप एक रूम के अंदर बंद कर दिया गया, आपको दो आयरन बार दे दी गई ए और बी, और कहा गया कि पता लगाओ कि इन दोनों में से कौन मैग्नेटाइज्ड है, या दोनों मैग्नेटाइज्ड है, या कोई भी मैग्नेटाइज नहीं है। मैं सारे केस ले लेता हूं। तो मैंने इसको देखना है कि ए और बी में कौन मैग्नेटाइज है कौन नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं एक काम करूं, ए और बी को आपस में टच करके देखूं, ऐसे 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 अलग अलग तरीके से ए और बी को टच करके देखूं, और बिल्कुल भी कोई अट्रैक्शन या कोई रिपल्शन ना आए, तो इसका मतलब ना तो ये मैग्नेटाइज है ना ये मैग्नेटाइज। पहला केस तो यही हो गया। तो केस फर्स्ट तो है, केस फर्स्ट तो ये निकल के आया, ए और बी के बीच में अगर नो अट्रैक्शन, किसी भी तरह से हम इनको आपस में टच कर लें, कोई अट्रैक्शन नहीं है, नो रिपल्शन, अगर ए और बी के बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, इसका मतलब ए एंड बी बोथ आर नॉन मैग्नेटाइज्ड, ये दोनों की दोनों मैग्नेटाइज नहीं है। केस सेकंड, अब जरा सेकंड केस पे आ जाओ। ये मान लेते हैं इनमें से ये दोनों मैग्नेटाइज है, मतलब ये मैं मान के चल रहा हूं कि दोनों मैग्नेटाइज है। तो कैसे पता करोगे? एक बात सोचो, अगर ये दोनों मैग्नेटाइज हैं तो एक मैग्नेट ये एक ये, अगर मैं इनके नॉर्थ नॉर्थ को पास लाऊंगा तो रिपल्शन होगा, और साउथ नॉर्थ को पास लाऊंगा तो अट्रैक्शन होगा। अगर रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों देखने को मिले तो समझ जाओ दोनों मैग्नेटाइज है। इफ रिपल्शन एंड attraction both exist, then A and B both are magnetized। अगर दोनों के दोनों मैग्नेट्स के बीच में रिपल्शन भी देखने को मिलेगा और अट्रैक्शन भी देखने को मिलेगा। खुद सोचो भाई, दो मैग्नेट के बीच में तो रिपल्शन भी होता है, अगर सेम पोल को पास लाएंगे और अपोजिट पोल को पास लाएंगे तो अट्रैक्शन भी होता है। तो दोनों की दोनों फिर मैग्नेटाइज हो जाएंगे, पता चल गया। तो अगर आपको ये पता लगाना है कि दोनों मैग्नेटाइज हैं या नहीं, तो उसका तरीका यही है कि उसमें रिपल्शन भी होना चाहिए और अट्रैक्शन भी होना चाहिए। फिर है केस नंबर 3। अब मान लेते हैं कि इनमें से एक मैग्नेटाइज है और दूसरी नॉन मैग्नेटाइज है। ठीक है, उसका कैसे पता चलेगा कि एक मैग्नेटाइज है और दूसरी नॉन मैग्नेटाइज है? तो उसका ऐसे पता चलेगा आपको। आप सोचो, एक तो मैग्नेट है तो उसमें तो नॉर्थ और साउथ होंगे, और एक सिंपल आयरन बार है, एक तो लोहे का टुकड़ा है बस, उसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो मैग्नेट नहीं है। मैग्नेट तो सिर्फ एक है, दूसरी मैग्नेट नहीं है। तो क्या होगा, इसमें ना तो नॉर्थ होगा ना साउथ होगा, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ एक सिंपल आयरन बार। लेकिन इसमें एक नॉर्थ भी है साउथ भी। अच्छा, जब हम आयरन बार के पास इस मैग्नेट को लेके आएंगे तो नॉर्थ की तरफ से इसको चिपकाएंगे तो भी आयरन बार को अट्रैक्ट करेगा, और अगर साउथ की तरफ से इसको पास लेके आएंगे तो भी ये आयरन बार को अट्रैक्ट करेगा। मतलब नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, आयरन बार को तो वो अट्रैक्ट करना ही करना है। भाई देखो, ये तो मैग्नेट है ना, इसमें तो नॉर्थ और साउथ दोनों है, और ये क्या है, ये सिंपल एक आयरन है, आयरन का पीस है, ऐसे समझ लो। तो चाहे मैं नॉर्थ की तरफ से चिपकाऊं तो आयरन का पीस नॉर्थ पे भी आके चिपक जाएगा, और साउथ की तरफ से चिपकाऊं तो आयरन का पीस साउथ पे भी आके चिपक जाएगा। दोनों तरफ अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन नहीं होगा। आप किसी भी तरीके से चिपका लो, रिपल्शन हो ही नहीं सकता। रिपल्शन होता है सिर्फ नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ में। और दूसरी जो आयरन बार है उसमें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो मैग्नेट ही नहीं है, और ये मैग्नेट है। तो ये मैग्नेट इस आयरन बार को सिर्फ अपनी तरफ चिपकाएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से, तो सिर्फ अट्रैक्शन होगा। तो अगर दोनों के बीच में ओनली अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, अट्रैक्शन, देन वन इज मैग्नेटाइज्ड and another is non
मैग्नेटाइज्ड। एक मैग्नेटाइज है और दूसरी मैग्नेटाइज नहीं है। पकड़ लिया पॉइंट। तो दोनों मैग्नेटाइज नहीं है तो इसका मतलब कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं। दोनों मैग्नेटाइज हैं तो तब रिपल्शन भी दिखाई देगा, अट्रैक्शन भी दिखाई देगा। और अगर एक मैग्नेटाइज है तो सिर्फ अट्रैक्शन दिखाई देगा, कोई रिपल्शन दिखाई नहीं देगा। अब चलो केस नंबर 3 में हमें यह पता चल गया कि एक मैग्नेटाइज है, या तो ए मैग्नेटाइज है या बी मैग्नेटाइज है। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी मैग्नेटाइज है? ये भी कहानी। आप तो ऐसे बंद कमरे में खड़े हैं, कुछ और चीज यूज नहीं कर सकते, सिर्फ 2 आयरन बार हैं, उनको यूज करना है। तो ये कैसे पता लगाओगे कि अब कौन सी मैग्नेटाइज है? तो अब उसकी भी कहानी सुनो, उसकी भी कहानी सुनाते हैं आपको। आप एक काम करके देखो, मान लीजिए ए वाली मैग्नेट है तो उसमें नॉर्थ होगा, साउथ होगा, और दूसरी आयरन बार जो है वो सिर्फ आयरन का पीस है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप क्या करो, इस ए वाली के बीचों बीच उस आयरन बार को लेके आओ। जब आप उसके बीचों बीच वाले पॉइंट पे उसको टच करा के देखोगे तो आप याद रखो, किसी भी मैग्नेट के बीच वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। बीच वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। पता है, ये बात पढ़ी होगी आपने। ठीक दिखाई दे रहा है? तो मैं कह रहा था कि बीच में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। तो इस आयरन के पीस को, ये सिर्फ आयरन का पीस है, ये सिर्फ आयरन बार है, कोई मैग्नेट नहीं है। तो इसको अगर आप साइड में चिपकाएंगे एकदम से चिपक जाएगी, इधर साइड में चिपकाएंगे एकदम से चिपक जाएगी, नॉर्थ से भी चिपक जाएगी, साउथ से, लेकिन बीच में नहीं चिपकती, नहीं चिपकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बार बीच में से यहां से नहीं चिपक रही है, इसका मतलब जिस जिस वाली बार पे बीचों बीच में ये बार जाके नहीं चिपक रही है, तो वो समझ लो वो तो है मैग्नेटाइज। मैग्नेटाइज। और जिसको हम चिपका रहे हैं वो है नॉन मैग्नेटाइज। फिर से सुन लो, जो हमारे पास मैग्नेट होती है ना, उसका बीच वाला पॉइंट वो नल पॉइंट होता है, मतलब उसमें वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो यहां पे अगर मैं किसी आयरन बार को लाके चिपकाऊं भी तो वो नहीं चिपकेगी। अब आप कहोगे कि सर बिल्कुल नहीं चिपकती। ऐसा होता है कि वहां पे जाके ऐसा फील होता है कि बिल्कुल चिपकनी बंद सी हो गई, क्योंकि ये तो एक पॉइंट है। अब आप चिपकाओगे यहाँ पे इस पूरे पूरे हिस्से में तो थोड़ी बहुत चिपकेगी, लेकिन अगर इस पॉइंट पे चिपकाओगे तो बिल्कुल नहीं चिपकेगी। तो अगर आप यहाँ पे लाके इसको आयरन बार को बीचों बीच लाके चिपकाने की कोशिश करते हो, उसे वहां पे अट्रैक्ट कराने की कोशिश करते हो, नहीं होती वो अट्रैक्ट। उल्टा करके देखो, अगर मैं बी वाली को तो ऐसे रख दूं और मैग्नेट को, जो मैग्नेट है ए, उसका नॉर्थ और साउथ, उसको हर जगह चिपका के देखो, यहां देखो चिपक जाएगी, यहां देखो चिपक जाएगी, यहां देखो चिपक जाएगी। इसका मतलब जो हर जगह चिपक रही है वो तो मैग्नेटाइज है। जो हर जगह जा जाके इस पे भी चिपक रही, इस पे भी चिपक रही, इस पे भी चिपक रही, वो तो मैग्नेटाइज है। और दूसरी वाली नॉन मैग्नेटाइज है। या उल्टा कर लो, इसे ए को ऐसे रख के और बीच में इसे चिपका के देखो, जो साइड साइड में चिपक रही है और बीच में चिपक नहीं पा रही, तो समझो जिस पे चिपकाने की कोशिश कर रहे हो आप, जिस पे स्टिक करने की कोशिश कर रहे हो वो मैग्नेटिक है, और जो जिसको चिपकाने की कोशिश कर रहे हो वो नॉन मैग्नेटिक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बिल्कुल बढ़िया समझ में आ गया कि अगर किसी भी तरीके से ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, तो दोनों की दोनों नॉन मैग्नेटिक। एक अट्रैक्शन है एक रिपल्शन है, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों है, तो फिर वहां पे दोनों की दोनों मैग्नेटिक है। सिर्फ अट्रैक्शन है तो एक मैग्नेटिक है। फिर उस एक का पता लगाना है, तो एक का पता लगाना है तो आप एक मैग्नेट के बीच में दूसरी मैग्नेट को, या दूसरे बार को, एक बार के बीच में दूसरी बार को चिपकाने की कोशिश करो। अगर ना चिपके तो जिस पे चिपका रहे हो वो मैग्नेटिक है, और जिसको चिपका रहे हो वो नॉन मैग्नेटिक है। उल्टा करो, अगर ये नॉन मैग्नेटिक है और मैग्नेटिक को चिपकाओगे वो हर जगह चिपक जाएगी। ऐसे तो पता लगा सकते हो, बिल्कुल आसान हो। तो ये तरीके से आप इसमें पता लगा सकते हो। ये बड़ा मतलब
कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है, चाहे नीट हो चाहे जेईई हो, इस पे इसी तरीके से ना पूछे, किसी और तरीके से कोई नया सवाल बना दे, कुछ भी बन सकता है। चलो अगले सवाल पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 और 19 छोटे छोटे से सवाल हैं, दोनों को एक जगह लिख दिया मैंने। कर लेते हैं, जरा क्या दिया है समझते हैं। 18 क्वेश्चन में कहा रिपल्शन इज द श्योरर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? तो मैं लिखूंगा ट्रू। अभी समझ गए, बिल्कुल अभी अभी समझ गए। रिपल्शन होता है तो उसी से डिसाइड होता है कि मैग्नेटाइज है। देखो मान लीजिए आपके पास एक बार है, ठीक है, हमें नहीं पता ये मैग्नेटाइज है या नहीं, तो हम अपनी तरफ से एक मैग्नेट को लेके आएंगे। अब जो हम मैग्नेट अपनी तरफ से लेके आ रहे हैं उसमें नॉर्थ और साउथ होंगे। अब इसके साथ इसको टच करके देखेंगे, अगर सिर्फ अट्रैक्शन हुआ तो इसका मतलब ये नॉन मैग्नेटाइज होगी। अभी पढ़ के आए, देखो पिछले सवाल में अगर सिर्फ अट्रैक्ट हुआ, ये वाला जो मैं बार है ये सिर्फ अट्रैक्ट हुआ तो ये नॉन मैग्नेटाइज। लेकिन अगर ये अट्रैक्शन के साथ रिपेल भी हुआ, मान लीजिए यहां पे नॉर्थ हो, देखो अगर ये मैग्नेटाइज हुआ तो इसमें नॉर्थ और साउथ होंगे, नॉर्थ साउथ होंगे तो ये रिपेल भी होगा। तो रिपल्शन भी अगर है तो समझो ये मैग्नेटाइज है। भाई इसे तो हम लेके आ रहे हैं अपनी तरफ से, ये तो हमारा मैग्नेट है, ये तो हमें पता ही है मैग्नेटाइज। इससे हम चेक कर रहे हैं इसको कि ये मैग्नेटाइज है या नहीं। तो अगर इन दोनों के बीच में ओनली अट्रैक्शन है, ओनली अट्रैक्शन है, तो समझ लो ये मैग्नेटाइज नहीं है, ये मैग्नेटाइज नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्शन भी आ जाए, रिपल्शन भी आ जाए तो ये मैग्नेटाइज होगा, फिर इसका मतलब ये मैग्नेटाइज है। तो ये पॉइंट पकड़ने का है यहाँ पे कि कौन मैग्नेटाइज है और कौन मैग्नेटाइज नहीं है, ये पॉइंट पकड़ने का है। तो केवल अट्रैक्शन है तो ये नॉन मैग्नेटाइज है, और अगर अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्शन है तो ये नॉन मैग्नेटाइज है, नहीं सॉरी फिर मैग्नेटाइज है, मैं उल्टा बोल रहा हूं। अगर केवल अट्रैक्शन है तो ये नॉन मैग्नेटाइज है, और अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्शन है तो ये इसका मतलब मैग्नेटाइज है। तो इन्होंने जो स्टेटमेंट बोला था कि रिपल्शन इज द श्योरर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, तो ये बिल्कुल ट्रू है। रिपल्शन दिखाई दे जाता है तो साफ पता चल जाता है कि हाँ वहां पे मैग्नेटिज्म है, वो चीज मैग्नेटाइज्ड है। तो पहला सवाल तो हो गया कि मैग्नेटिज्म श्योरर टेस्ट, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? ट्रू। एक्सप्लेन विद एग्जांपल, एग्जांपल के साथ मैंने आपको बता दिया। आगे समझो क्वेश्चन नंबर 19, ये तो हो गया 18। क्वेश्चन नंबर 19 है ऑन विच फैक्टर्स पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट डिपेंड्स, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन पे पोल स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। तो पोल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो पोल स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये याद दिला दूं पोल स्ट्रेंथ होती क्या थी। ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ ये पोल्स हैं इसके, तो हर पोल के पास अपने एक पावर होती है कि ये कितना अच्छी पावरफुल वाला पोल है, तो वो डिपेंड करती है, वही उसकी स्ट्रेंथ होती है। तो ये पोल है इसका यहाँ पे, तो ये इस एरिया पे डिपेंड भी करता है, मतलब ये जो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ होती है, नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ प्लस स्मॉल एम और साउथ पोल की माइनस स्मॉल एम होती है। तो सबसे पहले तो पोल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, पहला पॉइंट, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है यहाँ पे, ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा समझ लीजिए पोल स्ट्रेंथ होगी। तो सबसे पहले किस पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस पे डिपेंड करती है। दूसरा और किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पर, भाई मटेरियल किस टाइप का है। और किस पे डिपेंड करती है, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ और डिपेंड करती है टेम्परेचर पे,
और किस पे डिपेंड करती है? जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के आप मैग्नेट को बनाते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, उस पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मान लो कोई मैग्नेट बनानी है तो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के बनाओगे। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रखोगे तो वो मैग्नेट उतनी स्ट्रांग बनेगी, उसकी पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड को ज्यादा करोगे तो पोल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे बढ़ाओगे तो पोल स्ट्रेंथ m घटेगी, ये याद रखना। मटेरियल पे डिपेंड करेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाओगे तो m की वैल्यू बढ़ेगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम करोगे तो m की वैल्यू कम होगी। अब मान लो ये मैग्नेट है और इसका एरिया आपने, ये वाला जो एरिया है ये आपने आधा कर दिया, ऐसे आधा कर दिया, तो पोल स्ट्रेंथ भी याद रखो आधी हो जाएगी m/2। पहले पोल स्ट्रेंथ अगर m थी तो अब हो जाएगी m/2। तो एरिया के प्रोपोर्शनल होती है पोल स्ट्रेंथ जो होती है, पोल स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू एरिया के प्रोपोर्शनल। मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको पॉइंट। तो ये एरिया के प्रोपोर्शनल होती है। तो यही बताना था हमको कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। मैंने बता दिया आपको, ये 4 चीजों पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे, मटेरियल पे, टेम्परेचर पे और मैग्नेटाइजिंग फील्ड पे, पोल स्ट्रेंथ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। इसमें क्या बोला है? डिफाइन सम टर्म्स। कुछ टर्म्स हैं जिनको डिफाइन करना है हमको, ठीक है। छोटी छोटी टर्म्स हैं, फटाफट समझा देता हूँ मैं। पहले मैग्नेट क्या होती है? तो भाई मैग्नेट वो होती है जिसमें नॉर्थ और साउथ होते हैं। कोई भी जो होगी वो मैग्नेट होगी जिसमें नॉर्थ और साउथ होंगे। मैग्नेटिज्म क्या होता है? तो मैग्नेटिज्म को समझने की कोशिश करो। मैग्नेटिज्म का मतलब होता है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को दिखाने वाला फिनोमिना। एक तरीके से किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी। तो पहले तो बताया मैंने कि मैग्नेट जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होती है वो होती है मैग्नेट। मैग्नेट के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिससे वो आयरन को, निकल, कोबाल्ट वगैरह को अट्रैक्ट करता है। उस प्रॉपर्टी को कहते हैं, तो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म कहते हैं इसको, ठीक। फिर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो इस किसी भी मैग्नेट या करंट के चारों तरफ का स्पेस, उसे कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, स्पेस अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेट। फिर है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। उस स्पेस में किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, B से। मैग्नेटिक फील्ड कह लो या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी वैल्यू है, और अगर वैसे बोलोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड है। फिर है मैग्नेटिक पोल्स। तो जो मैग्नेट होती है ना, उसमें नॉर्थ और साउथ 2 पोल होते हैं। वो थोड़ा जो बिल्कुल बाहर वाली इसका एज है, मतलब बाहर वाली जो साइड है, उससे थोड़ा अंदर की तरफ एग्जिस्ट करते हैं। तो अंदर की तरफ एक पॉइंट होता है जिस पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होता है, तो उन पॉइंट्स को कहा जाता है पोल्स। तो एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ। तो याद रखो मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं बेसिकली, मैग्नेट के ऊपर पड़ने वाले 2 ऐसे पॉइंट मैग्नेट के अंदर, साइड से थोड़ा सा अंदर होते हैं। मैग्नेट मान लीजिए इतनी बड़ी है तो उसके बिल्कुल एंड पॉइंट से थोड़ा सा अंदर होते हैं, उनको कहा जाता है मैग्नेटिक पोल्स। वो ऐसे पॉइंट होते हैं मैग्नेट के जिन पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होता है, तो उनको कहा जाता है मैग्नेटिक पोल्स। और ये 2 टाइप के होते हैं, एक साउथ और एक नॉर्थ। फिर आता है मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस, इन पोल्स को अगर हम आपस में मिलाएं, इन पोल्स को अगर हम आपस में मिलाएं एक लाइन से, तो इस लाइन को बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस।
फिर है मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेट को अगर बिल्कुल बीचों बीच से पोल्स की जो लाइन है, मैग्नेटिक एक्सिस, जो मैग्नेटिक एक्सिस है उसको बीचों बीच से परपेंडिकुलरली काट दो, परपेंडिकुलरली काट दो, नॉर्थ और साउथ को बिल्कुल बीचों बीच से काट दो, इधर इधर, उसको कहोगे इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। फिर है मैग्नेटिक लेंथ। तो नॉर्थ और साउथ के बीच की जो ये लेंथ होती है, नॉर्थ से लेके, नॉर्थ पॉइंट से लेके साउथ पॉइंट तक की जो लेंथ होती है उसको कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ, एल, मैग्नेटिक लेंथ कह लो। पोल्स के बीच की डिस्टेंस, मैग्नेटिक लेंथ, पोल्स के बीच की डिस्टेंस। तो छोटे छोटे टर्म्स थी, आप लोगों को आई थिंक सारी समझ में आ गई होगी कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज, क्योंकि ये टर्म्स भी समझना जरूरी है, याद रखना भी जरूरी है, कहीं पे यूज हो तो एकदम से पता तो हो आपको कि हाँ ये है। चलिए आज के लेक्चर को यहीं पे करते हैं खत्म। क्वेश्चन 20 तक पहुंच चुके हैं, 21 से कल स्टार्ट करेंगे। कल मिलते हैं। अच्छी लगे मेरी एफर्ट तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और परमानेंटली प्रैक्टिस करते रहिए। कोई अल्टरनेट नहीं है आपकी सक्सेस का। सक्सेस हार्ड वर्क मांगती है। लगातार आइए, क्वेश्चंस लगाइए, लगातार इतने क्वेश्चंस कर डालिए कि आपके सामने कुछ बचे ही ना, सब कुछ रटा हुआ हो। ठीक है, कल मिलते हैं।